अच्छा, जो ई रिक्शा चलाते हैं, जी। ठीक है, उनको ई रिक्शा से वो किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? अगर जैसे इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं, कोई भी करना चाहता है, जी तो मिनिमम या मैक्सिमम उसका जो बजट आ जाता है जी। वो कितना जाएगा? अच्छा कार्तिक भाई, जैसे कि एक गाड़ी अगर आपने सेल करी है तो उसमें आपका प्रॉफिट कैसे होता है? दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नए नए तरीके लेकर आता हूं पैसे कमाने के। और आज का जो मेरा तरीका है वो ये है कि आप ई रिक्शा का शोरूम, मतलब ई रिक्शे का बिजनेस करके किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो इस पर हम लोगों ने एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसको आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या नाम है भैया आपका? कार्तिक कुमार अग्रहरी नाम है हमारा। अच्छा अच्छा। तो वाराणसी से रहने वाले हैं अभी। तो ये जो ई रिक्शा का शोरूम है, यहाँ पे आप जॉब करते हो? जी। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? 1.5 साल से कर रहे हैं अभी हम। 1.5 साल से? जी। अच्छा अच्छा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप, ई रिक्शे का बिजनेस जो हम करते हैं, जी। तो अगर कोई करना चाहता है जी। तो कैसे शुरुआत हो सकती है? बेसिक जानकारी थोड़ा सा बताएं। 2 तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं डीलरशिप के बारे में। तो डीलरशिप अगर आप लेना चाहते हैं ई रिक्शे का, तो उसमें क्या रहता है कि अगर आप एक पहले तो आपको शोरूम खरीदना होता है, जो कि आप कम से कम उसमें 4 गाड़ियां ई रिक्शा खड़ी हो जाए। उसमें क्या है कि समझ लीजिए रूम का भाड़ा अगर आप सिटी एरिया में खोलते हैं तो लगभग 20,000 रुपये आपका भाड़ा रहता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। जैसे कोई भी अगर चीज़ आप बेचना चाहते हैं कहीं पर भी, तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना होता है, शोरूम का लाइसेंस होना चाहिए। उसके लिए पहले आपको फायर एनओसी लेना होता है। फायर एनओसी लेने के बाद आप उसमें जो है फायर एनओसी, मान लीजिए पहले आप ऑनलाइन उसको अप्लाई करवा देते हैं। उसके बाद आपको जाके वहाँ पे फायर एनओसी डिपार्टमेंट में वहाँ से करवाना होता है। फायर एनओसी वाले आते हैं, आपका पूरा शोरूम देखते हैं, कहीं पे कोई वाटर लीकिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है, उस हिसाब से आपको फायर एनओसी मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। जिस भी कंपनी का आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसका एलओआई वगैरह आपको मिलेगा कंपनी से। उससे आप जो है ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसमें कम से कम आपका कुल मिला के 50,000 का खर्चा आ जाता है। स्टार्टिंग में मतलब कितने साल पहले इसको शुरू हुआ था ये? यहाँ पे तो जो हमारा है ये 1.5 साल से पहले से शुरू हुआ है। 1 साल 1.5 साल पहले? 1.5 साल हो गया है। अच्छा, 1.5 साल पहले और आज, मतलब 1.5 साल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं इसमें? 1.5 साल पहले जब शुरू हुआ था तो उस समय जो है गाड़ियां क्या है कि अभी लोगों को पता नहीं था कि हमारा इस जगह पे शोरूम है या फिर यहाँ से गाड़ियां निकाली जा सकती हैं। तो नए नए में किसी को पता नहीं रहता है। हमने वही बताया, एडवर्टाइज कराना पड़ेगा। उस समय क्या है कि महीने में मुश्किल से शायद 1 आध गाड़ी निकल जाती थी, लेकिन जैसा कि हमने बताया 6 महीने लगता है कम से कम बिजनेस को आगे बढ़ने में। तो 6 महीने बाद या फिर हम लोगों ने देखा 6 महीने बाद धीरे धीरे 2 गाड़ी 3 गाड़ी और ऐसे अभी तक हम लोग पर मंथ की 10 गाड़ियां सेल कर पाते हैं। अच्छा, महीने का? जी, महीने का कम से कम 10 गाड़ी सेल करते हैं। अच्छा अच्छा जी। चलो, अगर जैसे इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं, कोई भी करना चाहता है, जी, तो मिनिमम या मैक्सिमम उसका जो बजट आ जाता है जी। वो कितना जाएगा? बजट जो है नॉर्मली आप अगर देखेंगे सारे डॉक्यूमेंटेशन और ये आपके रूम का भाड़ा, तो आप समझ लीजिए कि कम से कम आपका जो बजट आ जाएगा, इनिशियल बजट वो आपका रहेगा वो लगभग 8 लाख रुपए रहेगा, जिसमें आप कम से कम 5 गाड़ी खड़ी कर पाएंगे। ठीक है। ट्रेड लाइसेंस ले पाएंगे। उसके बाद एडवर्टाइजिंग का भी इसमें बजट रहेगा। ये सारी चीजें मिला के आपको लगभग 7 से 8 लाख रुपए लग जाता है। अच्छा, स्टाफ कितने के चाहिए होते हैं इसके लिए कम से कम? स्टाफ नॉर्मली आप 1 या 2 स्टाफ रख सकते हैं, जिसमें एक आपका सेल्स देख पाए और दूसरा जो है आपका, मान लीजिए गाड़ियां हैं ये, तो गाड़ियों को बनाने के लिए एक मैकेनिक रखना पड़ता है। अच्छा। उनका जो मान लीजिए नॉर्मली जो सैलरी रहती है लगभग 10-10 हजार रुपये रहती है, तो एटलीस्ट 20,000 रुपये का आपको बजट स्टाफ के लिए लेके चलना चाहिए। मतलब 2 स्टाफ कम से कम होने चाहिए, जिसमें एक मैकेनिक हो आपका और दूसरा सेल्स वगैरह देख ले। अच्छा कार्तिक भाई, जैसे कि एक गाड़ी अगर आपने सेल करी है तो उसमें आपका प्रॉफिट कैसे होता है? हमारा प्रॉफिट समझ लीजिए, जैसा कि हमने बताना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए गाड़ी लेते हैं, गाड़ी जो आप लेते हैं 1,40,000 रुपए की लगभग पड़ जाती है। उसमें समझ लीजिए 5,000 रुपए तक आरटीओ और इंश्योरेंस का खर्चा आ जाता है। 1,45,000 तक आप गाड़ी का जो है खर्चा दिखा सकते हैं उसमें। बाकी इसके बाद जो है गाड़ी आप अपने हिसाब से, जहाँ पे जिस तरह का रेट चल रहा हो, जैसे कुछ जगहों पे 1,60,000 या 1,70,000, कुछ जगहों पे ये चीजें काफी ज्यादा हैं, जैसे कि ये काफी आउटर जिले में जब आप जाते हैं बलिया वगैरह में, तो वहाँ पे 1,75,000 से लेके 1,80,000 तक आराम से ई रिक्शे बिक जाते हैं। उसमें आप समझ लीजिए अगर 1,45 की गाड़ी बिक रही है, 1,45 की गाड़ी आपको पड़ रही है और 1,80 में आप बेच रहे हैं, तो नॉर्मली आपको 25 से 30,000 का फायदा हो जाता है। बिल्कुल।
मतलब आज के समय में इस बिजनेस में, ई रिक्शा के बिजनेस में कंपटीशन कितना है? ई रिक्शा के बिजनेस में अगर आप शहरी जिलों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप वहीं गांव के इलाकों में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा भी विकास नहीं हुआ है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत कम ही रिक्शा वाले डीलर्स आपको मिलेंगे। वहाँ पे अगर आप ये बिजनेस खोलते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे केवल आप 2 ही 3 लोग होंगे जहाँ से कस्टमर गाड़ियाँ खरीदना चाहेंगे, तो आपके पास ही सारे लोग आएंगे। वहां से आपको बस एक चीज करनी होगी, कस्टमर को कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो सेल्स जरूर पता होना चाहिए। अगर आप कस्टमर कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपको गाड़ी बेचने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। अच्छा जी। जैसे मान के चलो आज के समय में अभी आपका ये जो शोरूम है इसके आसपास में 2-4 शोरूम इसी तरीके का और खुल जाए जी, ठीक है, इसमें आपका फायदा या नुकसान क्या हो सकता है? इसमें हमारा नुकसान भी है और फायदा भी कर सकते हैं। क्या? नॉर्मली अगर आप बाजार में जाते हैं जहाँ पे छोटी बाजार है, आप वहाँ रुकना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे सामान मिलने की संभावना जो है वो काफी कम होती है। आप बड़े बाजार में डायरेक्ट जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ एक जगह पे ही रुक के आपको सारे सामान मिल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ 3-4 शोरूम खुल जाते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे जगह पे ही रुकेंगे जहाँ पे उनको ऑप्शंस मिले, उस वजह से हो सकता है आपको फायदा भी हो जाए। इसका नुकसान ये हो सकता है कि मान लीजिए आप गाड़ी खरीदते हैं और बेचने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कस्टमर आया आपके यहाँ से ना लेके उसको दूसरी गाड़ियां ज्यादा पसंद आ रही हैं हमेशा, हर बार हर महीने यही होता है, तो फिर उसमें आपका घाटा भी हो सकता है। इस वजह से आपके पास सेल्समैन होना, एक अच्छा सेल्समैन होना काफी जरूरी रहेगा, ताकि वो गाड़ियों के बारे में अपने बता सके और उनके अच्छाइयों को बताने में वो मतलब कस्टमर से चूके नहीं। इस वजह से आप गाड़ी अच्छा भी सेल कर सकते हैं और इसका बहुत बुरा परिणाम भी हो सकता है अगर आपके अगल बगल ज्यादा लोग खरीदते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कंपटीशन है जी, ठीक है, तो इस कंपटीशन में आप कैसे अच्छा करने की प्लानिंग पे हो? हम लोग अच्छा करने की प्लानिंग में ऐसे हैं क्योंकि हम लोग क्या है ना, गाड़ियों के ऊपर भी अपना एडवर्टाइजिंग बोर्ड बनवा के टंगवा देते हैं, प्लस उसके बाद हमारा खुद का एक बंदा अपने स्टाफ के साथ जाता है। इससे फायदा ये रहता है कि स्टाफ अपने मन का गाड़ी लेके इधर उधर नहीं घूमता है, वो एडवर्टाइज सही से करता है और जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ सभी को इस गाड़ी के बारे में बताता है और इसके फायदे के बारे में बताता है। वहां से कस्टमर के रेट्स आपको बेहतर मिलेंगे। 10 कस्टमर अगर आपको मिल रहे हैं लीड में तो कम से कम एक तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे। अगर रोजाना आप 10 कस्टमर की लीड ला रहे हैं, एक कन्वर्ट हो रहा है, तो आप आराम से गाड़ी को बेच पाएंगे महीने में। अच्छा, जो ई रिक्शा चलाते हैं ठीक है, उनको ई रिक्शा से वो किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? अब मैं एक ई रिक्शा चालक की बात करूं तो वो दिन भर में अगर 100 किलोमीटर चलाता है तो नॉर्मली वो कम से कम 1000 रुपए से 1200 रुपए कमा सकता है। महीने का लगभग 30 से 35 हजार उसका कहीं का नहीं गया है। 30 से 35 हजार, मान लीजिए 6-7 हजार अगर वो आपको दे देते हैं किस्त के लिए, तो उसके बाद भी उनके पास बहुत सारा पैसा बचता है, जिससे वो अपना घर भी देख सकते हैं और आने वाले समय में और भी रिक्शा खरीद के अपना जो आमदनी है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने बोला कि 5 यूनिट चार्ज होने पे 100 किलोमीटर चल जाता है, 100 किलोमीटर चलता है, तो उसमें उसका प्रॉफिट कैसे निकल सकता है? प्रॉफिट समझ लीजिए, हम एक दिन की अभी बात करते हैं, मान लीजिए 5 यूनिट में उसने चार्ज किया, यानी कि कुल मिला के लगभग 50 रुपए में उसने 100 किलोमीटर चार्ज किया। नॉर्मली हर जगह पे जो है 5 रुपए पर किलोमीटर का भाड़ा रहता है। एक बार में आप 4 बिठा सकते हैं। नॉर्मली आपको 4 मिलने वाले नहीं है, हम केवल एक का जोड़ते हैं। मान लीजिए आपको एक सवारी मिल गई जो कि 100 किलोमीटर चलने वाली है, तो कम से कम 500 रुपए तो आप ऐसे ही 100 किलोमीटर पे कमा सकते हैं। नॉर्मली आपको एक कस्टमर तो मिलने वाले नहीं है बैठने के लिए, दिन भर में हो सकता है एवरेज आपको 2 या 3 कस्टमर हर किलोमीटर पे मिल जाए। उस हिसाब से आप 1000-1200 आराम से कमा सकते हैं 5 रुपए के हिसाब से। तो 1000-1200 कमा लेते हैं आप, और आपने 50 रुपए में चार्ज किया है। और मेंटेनेंस का अगर देख ले तो अगर एक दिन का मेंटेनेंस जोड़े महीने के हिसाब से, तो लगभग रोज का मेंटेनेंस आप समझ लीजिए 20 से 30 रुपए आएगा। मैं समझ लेता हूँ 50 रुपए चार्जिंग और 50 रुपए सर्विस का पर डे का आप निकालते हैं, तो 100 रुपए ये हो जाता है आपका। प्लस आपका मान लीजिए किस्त जो है 6000 एक अमाउंट है, तो पर डे का जो किस्त का अमाउंट हो गया वो 200 रुपए, आप वो भी निकाल लेते हैं। 200 प्लस 100 300 रुपए अगर आप ये निकाल लेते हैं, 1000-1200 में आपका 800 रुपए 900 रुपए पर डे का जो प्रॉफिट है वो कहीं नहीं गया है, और इससे आपका जो काम है वो आराम से चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कार्तिक जी, जैसे कि इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जो एक जो व्यापारी होता है उसको ध्यान में रखना चाहिए? इस व्यापार में जो चैलेंज है आपको बता दें, ये जो ई रिक्शा ग्राहक होते हैं ये नॉर्मली जो है कि बहुत नीचे वाले दर्जे से आते हैं, जिनके पास नॉर्मली डाउन पेमेंट के लिए 50,000 रुपए नहीं होते हैं। और ज्यादातर कंपनियां जो फाइनेंस करती हैं, वो फाइनेंस का एक रूल होता है कि आप 1,20,000 गाड़ी की कीमत का इतना % ही फाइनेंस कर सकते हैं, उसके अलावा जो है
वो आपको डाउन पेमेंट के रूप में ही लेना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो कस्टमर होते हैं, क्योंकि वो निचले दर्जे से होते हैं, तो वो पूरा डाउन पेमेंट देने में असमर्थ होते हैं। उसके लिए आपको हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हैं। आप शुरू में ऐसा कर सकते हैं कि आप पैसा नहीं फंसाना चाहते हैं और गाड़ी नहीं बेच पाएंगे उस वजह से। अगर आपका पैसा नहीं फंसेगा तो आप गाड़ी नहीं बेच पाएंगे, पैसा आपको फंसाना पड़ेगा। इसमें आप ये कर सकते हैं कि स्टाम्प पेपर वगैरह पे उनसे लिखवा के हर महीने आप उनसे किस्त के अलावा कुछ पैसा और ले लें, जिससे आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे आपका रिकवर होता रहे और उनके पास गाड़ी भी चली जाए। तो इससे आप दोनों लोगों का काम हो जाएगा, उनका भी अपना चलता रहेगा गाड़ी और वो कमाते रहेंगे, और जब कमाएंगे खुशी से आपको आपका पैसा जो है हर महीने करके देते रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि डाउन पेमेंट सभी लोगों के पास नहीं होता है। नॉर्मली 100 में से 90% लोगों के पास ये डाउन पेमेंट की राशि जो है वो नहीं होती है। जी। अच्छा, रिस्क क्या होता है इस रिस्क इस गाड़ी में यही है कि आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं और इसमें आपने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी कहीं भी खड़ी करके चले गए, क्योंकि ये गाड़ी जो है बैटरी के द्वारा ही चलती है और ताला वाला आजकल बहुत ही आसान हो गया है तोड़ना। तो आपकी गाड़ी की बैटरी कभी भी निकाली जा सकती है, इस चीज का आपको ध्यान देना रहेगा। आप मान लीजिए किसी गैराज में भी चार्जिंग पे अगर लगाते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी बैटरी बदली ना जाए। हो सकता है किसी जो 1 साल पहले गाड़ी खरीदा उसकी बैटरी अभी डैमेज हो चली है और आपने उसी गैरेज में ले जाके वहीं आपने भी गाड़ी चार्ज लगाई है, वो वहाँ ये कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो नया गाड़ी का बैटरी है वो अपने में डाल लेंगे और आप अपनी पुरानी वाली आप में डाल देंगे। इस वजह से काफी समस्या आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको रोजाना अपने बैटरी का सीरियल नंबर एक बार जरूर से चेक करना चाहिए अगर आप गैरेज में गाड़ी लगा रहे हैं। अच्छा कार्तिक जी, ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं जी, एक चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन, यूट्यूब चैनल है, उसी पर ही अपलोड होगी। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है।